हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो लेक्चर की श्रृंखला के तीसरे लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे वीन के विकिरण नियम और रेलेजेंस के विकिरण नियम के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि कृष्णिका का जो स्पेक्ट्रम है विकिरण वो किस प्रकार का होता है और जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण है वो तरंगदैर्ध्य के साथ तापमान के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित दो जो नियम है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। पहला जो नियम है वो है वीन का विकिरण नियम। वीन का विकिरण नियम वीन ने सन 1896 में ऊष्मागतिकी नियमों को आधार मानकर ऊष्मागतिकी को शामिल करके कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए जो नियम दिया वो वीन का विकिरण नियम कहलाता है। इस नियम के आधार पर वीन ने बताया कि अगर मान लो कोई कृष्णिका है वो किसी निश्चित ताप T पर है, इस निश्चित ताप T पर तरंगदैर्ध्य परास लैम्ब्डा व लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के मध्य कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का वेरिएशन उन्होंने इस फॉर्मूले से दिया C/λ⁵ f एज ए फंक्शन ऑफ लैम्ब्डा टी डी लैम्ब्डा, जहाँ f लैम्ब्डा टी लैम्ब्डा व टी का एक फलन है, फंक्शन है। एफ लैम्ब्डा टी का मान ज्ञात करने के लिए कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम जो है जो गैसों के लिए दिया गया था उसके लिए तुलना करने पर एफ लैम्ब्डा टी जो फलन हमने कंसिडर किया था वो कुछ इस टाइप का प्राप्त होता है e⁻⁴ ये वैल्यू इस समीकरण में सब्स्टिट्यूट करने पर ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा बनेगा C1/λ⁵ e⁻⁴ डी लैम्ब्डा। इस नियम को वीन का विकिरण नियम कहते हैं, वीन्स रेडिएशन लॉ। अब यहाँ ये जो नियम है उसमें ये वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य के रूप में है, इसलिए ये वीन का जो नियम है वो तरंगदैर्ध्य के पदों में है। इसी नियम को अगर हम आवर्ती के पदों में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के मध्य संबंध ν c/λ, आवर्ती प्रकाश का वेग अपॉन तरंगदैर्ध्य। अवकलन करूं तो dν -c/λ² डी लैम्ब्डा। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है, ये व्यक्त करता है कि तरंगदैर्ध्य और आवर्ती का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो आवर्ती घटेगी और आवर्ती बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य घटेगा। इस dν की वैल्यू -c/λ² डी लैम्ब्डा, तो यहाँ से डी लैम्ब्डा आ जाएगा -λ² dν। लैम्ब्डा की जगह वैल्यू हम पुट कर देंगे डी लैम्ब्डा =-1/c dν। लैम्ब्डा की जगह रख देंगे c/ν, तो ये हो जाएगा c²/ν², तो डी लैम्ब्डा बन जाएगा -c/ν² dν। अब ये डी लैम्ब्डा की वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में होगा c1/λ, लैम्ब्डा की जगह हो जाएगा c/ν, तो c⁵ ν⁻⁴ e⁻⁴ लैम्ब्डा की जगह हो जाएगा c/ν, और फिर डी लैम्ब्डा हो जाएगा c/ν² dν, और लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिख दूंगा ई न्यू डी न्यू।
यानी ई न्यू डी न्यू की जो वैल्यू होगी ये C1 कांस्टेंट है, न्यू रेज़ टू पावर 5 है, यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा न्यू क्यूब ई रेज़ टू पावर माइनस ए न्यू अपॉन सी टी डी न्यू, और यहाँ सी रेज़ टू पावर 5 जो हमने लिखा था यहाँ वैल्यू सी की आ रही है तो ये हो जाएगा सी रेज़ टू पावर 4। ये जो इक्वेशन है उसको कहा जाएगा वीन का विकिरण नियम आवृत्ति के पदों में। अब ये जो वीन का विकिरण नियम है उसके ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस की बात करते हैं हम जानते हैं कि कृष्णिका का जो स्पेक्ट्रम है, ऊर्जा वितरण वक्र है, उसमें स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व और तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा के मध्य ग्राफ खींचा जाता है एक्सपेरिमेंटल कर्व, तो वो कुछ इस टाइप का आता है। एक्सपेरिमेंटल है, किसी टेम्परेचर टी पे है, प्रायोगिक ग्राफ एक्सपेरिमेंटल। वीन के विकिरण नियम जो हमने दिया था उसके बेसिस पे ग्राफ खींचा जाए तो वो जो ग्राफ है वो इस टाइप का आता है। ये जो ग्राफ है वो वीन के विकिरण नियम को शो करता है, वीन का विकिरण नियम। तो इस ग्राफ से ये स्पष्ट हो रहा है कि तरंगदैर्ध्य के कम मानों के लिए तो वीन वाला जो ग्राफ है वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के सिमिलर ही है, लेकिन ज़्यादा पे ये इस साइड जा रहा है, ये इधर डेविएट हो रहा है। यानी वीन का जो विकिरण नियम है वो केवल लघु तरंगदैर्ध्य परास के लिए ही एप्लीकेबल है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास के लिए वीन का जो विकिरण नियम है वो फेल हो जाता है, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब कृष्णिका स्पेक्ट्रम की दीर्घ तरंगदैर्ध्य पर ये नियम फेल हो गया, तो दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास के लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो नियम दिया गया वो दूसरा नियम है रेले जीन्स का विकिरण नियम। रेले जीन्स का विकिरण नियम। इस नियम में स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा टी जो है वो यू लैम्ब्डा टी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व से निम्न प्रकार रिलेट माने गए कि स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व इस संबंध के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब हमें स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कैलकुलेट करनी है तो हम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है इसको कैलकुलेट करने के लिए इन नियमों में कुछ एजम्पशंस माने गए। यानी यहाँ इसकी जो कैलकुलेशन है वो जिन दो एजम्पशंस पर बेस्ड है। पहला तो ये है कि इसमें कृष्णिका के अंदर जिसको हमने कोटर कहा था, कोटर के अंदर अप्रगामी तरंगे मानी गई कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उसके अंदर बनती है वो स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंगे होती है। तो पहला तो अप्रगामी तरंगों का कंसेप्ट इसमें लागू हुआ, और दूसरा उनकी ऊर्जा ज्ञात करने के लिए ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत का उपयोग किया गया। अब इन दोनों नियमों की सहायता से हम यू लैम्ब्डा टी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि ये जो कोटर है वो क्यूबिक है, घनाकार है, घनाकार कोटर है जिसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो स्मॉल है। अब मान लिया इसके अंदर अप्रगामी तरंगे बन रही है, तो अप्रगामी तरंग का अगर मैं समीकरण कंसिडर करूं, मान लिया E इज इक्वल टू ई नोट साइन के डॉट आर साइन ओमेगा टी, या ओमेगा को लिख दूं मैं 2 पाई न्यू टी। ये एक अप्रगामी तरंग का समीकरण है जहां जो के वेक्टर है वो तो है तरंग संचरण सदिश और आर वेक्टर है स्थिति सदिश। के वेक्टर को मैं लिखूं
के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप और के जेड के कैप। आर वेक्टर होगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो के डॉट आर जो होगा वो होगा के एक्स एक्स, के वाई वाई और के जेड जेड। अब अप्रगामी तरंगे बनने की जो शर्त है उसका हम उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लेंथ जैसे ए है, इसमें अगर ऐसी कोई वेव बन रही है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे मान रहा हूं मैं, ये ए है, तो ये एक पूरी वेव बनेगी, उसकी वेवलेंथ लेमडा होगी, तो ये हाफ होगी, तो लेमडा बाई 2 हो गई। तो यहाँ ए हो जाएगा लेमडा बाई 2, इम्प्लाइज लेमडा यहाँ से हो जाएगा 2a अपॉन 1 लिख दूँ। यहाँ ए है वो फुल वेवलेंथ है, तो लेमडा की इक्वल होगा, इसको मैं लिख दूँ 2 लेमडा अपॉन 2। इसका मतलब लेमडा हो जाएगा 2a अपॉन 2। इसको मैं जनरलाइज कर लूँ तो मैं ये कह दूँ कि अप्रगामी जो तरंग बनेगी, अप्रगामी तरंग की शर्त को इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि लेमडा इज इक्वल टू 2a अपॉन n। अब हमें पता है सिंस k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, इम्प्लाइज लेमडा की जगह मैं लिख दूंगा 2 पाई अपॉन k इज इक्वल टू 2a अपॉन n। तो यहाँ से जो k की वैल्यू हो जाएगी वो होगी n पाई अपॉन a। अब हमने k की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कंसिडर की है, तो इसके अकॉर्डिंग kx हो जाएगा nx पाई अपॉन a, ky हो जाएगा ny पाई अपॉन a और kz हो जाएगा nz पाई अपॉन a। तो यहाँ से अगर मैं k स्क्वायर लिखूँ तो k स्क्वायर होगा kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर, यानी k स्क्वायर होगा, ये वैल्यू पुट करूँ nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इंटू पाई अपॉन ए कॉमन हो जाएगा, तो होल स्क्वायर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी यहाँ से nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर की वैल्यू होगी k स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। इसको मैं लिख रहा हूँ n स्क्वायर मान लूँ, इम्प्लाइज हो गया n स्क्वायर इज इक्वल टू k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लेमडा, तो k हो जाएगा 2 पाई न्यू अपॉन c। ये पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू अपॉन c इंटू a अपॉन पाई का होल स्क्वायर, यानी बन गया ये n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 न्यू a अपॉन c का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन यहाँ बन गई। अब देखो यहाँ ये जो nx, ny और nz हमने कंसिडर किए हैं, nx, ny और nz, उनकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, मतलब ये प्राकृत संख्याएं हैं, 1 2 3 से लेकर n तक वैल्यूज होंगी। या ऐसे कह दूं कि इनकी सारों की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सारी वैल्यू जो कंसिडर करेंगे वो पॉजिटिव होगी। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो कृष्णिका है, कोटर है, उसके अंदर हम 0 से न्यू आवृत्ति परास, 0 से न्यू आवृत्ति के मध्य हम कंपन विधाओं की संख्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। कंपन विधाओं की संख्या, अब वो कैलकुलेट करने के लिए मैं एक काल्पनिक गोला कंसिडर कर रहा हूँ, एक स्फीयर कंसिडर कर रहा हूँ। ये कोई स्फीयर है, n उसकी रेडियस है, n उसकी रेडियस है, r जैसे मानो मैं r n के बराबर है और n की जो वैल्यू है वो 2 न्यू a बाई c। ये गोला कंसिडर कर रहा हूँ। इधर मान लिया मैंने nx, ये ny और ये nz।
हम ये कह रहे हैं कि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, तो अगर इनकी पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर करूंगा मैं तो एन की पॉजिटिव ये हो गई, एन वाई की ये हो गई, एन जेड की ये हो गई। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो एन एक्स, एन वाई और एन जेड की पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो पार्ट है वो पूरे स्पीयर का 8वां पार्ट हो गया, 1/8 पार्ट। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा था कि 0 से न्यू आवर्ती में कंपन विधाओं की जो संख्या लिखूंगा मैं उसको डिनोट में ऐसे करूंगा कि इस पूरे का जो आयतन है वो होगा 4/3 पाई एन क्यूब। उसका कौन सा पार्ट? 8वां पार्ट, तो 1/8 यानी 1/8 4 पाई बाई 3। एन की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2 न्यू ए अपॉन सी का होल क्यूब। यानी यहाँ से ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 न्यू क्यूब ए क्यूब अपॉन सी क्यूब। इसको मैं नाम दे रहा हूँ एन न्यू। हाँ, तो ये हम बात कर रहे थे कि 0 से न्यू आवर्ती के मध्य कंपन विधाओं की संख्या। अब अगर आवर्ती न्यू व न्यू प्लस डी न्यू के मध्य जो आवर्ती परास है उसमें अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसको लिखूंगा मैं एन न्यू डी न्यू। एन न्यू डी न्यू हो जाएगा, ये होगा 4 पाई बाई 3 ए क्यूब अपॉन सी क्यूब। इस न्यू क्यूब का हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू। अब हमें पता है कि जो कोटर है उसका हमने ए भुजा का एक घन माना था, तो उसका आयतन हो जाएगा कोटर का v इज इक्वल टू ए क्यूब। तो इन्हीं कंपन विधाओं की संख्या जो हमने न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में ली है उनको अगर मैं प्रति एकांक आयतन में कंसिडर करूं, प्रति एकांक आयतन, या ऐसे कह दूं आयतन से डिवाइड करूंगा तो वो घनत्व कंसिडर होगा। तो इसको आयतन से मैं डिवाइड करूंगा तो ए क्यूब से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 4 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब इंटू क्या हो जाएगा डी न्यू। अब हमें पता है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनके ध्रुवण की 2 अवस्थाएं संभव है। तो ध्रुवण की अगर दोनों अवस्थाओं के मैं कंसिडर करूंगा तो ये जो प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। यानी दोनों विधाओं को कंसिडर करूंगा मैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और हो जाएगा डी न्यू। अब इसके बाद में ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत का मैं उपयोग करूं तो ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये है कि प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध औसत ऊर्जा का मान है वो 1/2 kT होता है। अगर स्वतंत्रता कोटि F होगी तो ये हो जाएगा F/2 kT। अब यहाँ हम जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की, वहाँ हम जो दोलक कंसिडर कर रहे हैं वो सरलावर्ती दोलक कंसिडर कर रहे हैं। सरलावर्ती दोलक के लिए जो कुल ऊर्जा है उसमें एक गतिज ऊर्जा का पार्ट होगा, एक स्थितिज ऊर्जा का पार्ट होगा। तो हर ऊर्जा, गतिज के संगत ऊर्जा 1/2 kT, स्थितिज के संगत 1/2 kT। तो उसके लिए जो कुल औसत ऊर्जा है ई बार वो होगा 1/2 kT प्लस 1/2 kT, यानी वो होगा kT। अब ये हमने लिखा था प्रति एकांक आयतन में विधाओं की संख्या, ये हमने कह दिया औसत ऊर्जा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आवृत्ति परास न्यू व न्यू प्लस डी न्यू के मध्य जो कंपन विधाएं हैं उनका ऊर्जा घनत्व उसको मैं लिख रहा हूं यू न्यू डी न्यू। तो वो हो जाएगा ऊर्जा इनटू प्रति एकांक आयतन में विधाओं की संख्या 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। यानी यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। इसको कहा जाता है रेले जीन्स का विकिरण नियम, आवृत्ति परास के लिए है। इसको
जिस प्रकार से हमने वीन के विकिरणियम को रूपांतरित किया था तरंगदैर्ध्य से आवृत्ति में, इसको भी हम तरंगदैर्ध्य परास में, क्योंकि हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो न्यू स्क्वायर अगर मैं कंसिडर करूं डी न्यू तो हो जाएगा माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। तो इसका हम उपयोग करके इसको तरंगदैर्ध्य परास में रूपांतरित कर सकते हैं। धन्यवाद।